नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन 9वीं यूनिट जो है उसका आनुवंशिकी वाला लेसन जो है पढ़ेंगे। क्योंकि इस यूनिट के अंदर 3 लेसन दे रखे हैं और वो जो 3 लेसन हैं वो आनुवंशिकी से रिलेटेड ही है। क्योंकि आनुवंशिकी के नियम और सिद्धांतों पर आधारित और उनसे आनुवंशिकी से संबंधित रोग, उत्परिवर्तन, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इन तीनों लेसनों में। ये यूनिट एक महत्वपूर्ण यूनिट है और इस यूनिट में हमें आनुवंशिकी से संबंधित जो तथ्य हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी अपने शुरू करते हैं आनुवंशिकी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आनुवंशिकी जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें आनुवंशिकी में वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विविधता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि वंशागति जो होती है, माता पिता से संतान के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण संचरित होते हैं उन लक्षणों का अध्ययन वंशागति के अंतर्गत आता है। जबकि विविधता एक ही जाति के 2 जीवों के मध्य या एक ही माँ बाप से उत्पन्न 2 बच्चों के मध्य पाया जाने वाला आकारिकीय, शारीरिकीय और आनुवंशिकीय जो अंतर होता है, उसी अंतर का अध्ययन विभिन्नता या विविधता के अंतर्गत आता है। तो हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारी जो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, आनुवंशिकी में वंशागति और विविधता का अध्ययन करना। यानी आनुवंशिकी क्या होती है, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वंशागति और विविधता दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी में ये 2 शब्द आए हैं, एक तो वंशागति और एक आता है विविधता। आनुवंशिकी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक हैं या आनुवंशिकी शब्द का गठन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं सर विलियम बेटसन। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया, आनुवंशिकी शब्द दिया। इसके अलावा इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी माना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेटसन को कहा जाता है। जबकि आनुवंशिकी के जो जनक हैं ग्रेगर जोहन मेंडल को माना जाता है। मानव आनुवंशिकी का जनक मानव आनुवंशिकी का जनक ए गेराल्ड को माना जाता है। इसी प्रकार प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है, थॉमस हंट मॉर्गन को माना जाता है, जिन्होंने फल मक्खी के ऊपर अपने आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग किए।
तो ये 4 तथ्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आनुवंशिकी का जनक हमें पता है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक हमें पता है, तो हम इनके अंदर गलती नहीं कर सकते। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकी में वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है, तो वंशागति के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो वंशागति का मतलब होता है हेरिडिटी। वंशागति को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी। और वंशागति जो होती है वो क्या होती है, माता पिता से संतान में आनुवंशिक लक्षणों के संचरण होने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है वो ही वंशागति होती है। तो यहां लिख देते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता से संतान में संचरित होने वाले आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये शाखा जो है वो वंशागति कहलाती है। वंशागति या हेरिडिटी जो शब्द है, इसका गठन करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने वंशागति शब्द का प्रयोग किया। तो वंशागति क्या होती है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें माता पिता से संतान में जो गुणसूत्रों के माध्यम से आनुवंशिक लक्षण जाते हैं, उन लक्षणों का जो अध्ययन है वो ही कहलाता है वंशागति। तो वंशागति के बारे में हम ये ध्यान रखेंगे। अब अगला हमारा बिंदु आता है विविधता, क्योंकि विविधता का भी होना जरूरी है। विविधता को वेरिएशन कहते हैं। विविधता या वेरिएशन, वेरिएशन विविधता क्या होती है? तो विविधता का मतलब होता है कि एक ही माँ बाप की अलग अलग संतानों में जो शारीरिक आकार की और आनुवंशिक दृष्टि से जो अंतर पाया जाता है वो अंतर विविधता कहलाता है। यानी उसका तुलनात्मक जो अध्ययन होता है, दो अलग अलग जीवों का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव से कुछ लक्षणों में भिन्न होता है, उस भिन्नता का अध्ययन या उस भिन्नता को ही हम विविधता कहते हैं। और ये युग्मक निर्माण की क्रिया के समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जो पैकिटिन उप अवस्था होती है, उस उप अवस्था के अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है, और जीन विनिमय की क्रिया के कारण ये आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, और उसी आनुवंशिक विभिन्नता का नाम है विविधता। क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं उनसे प्राप्त होने वाली संतति आपस में तथा अपने जनक से भिन्न होती है, और वो भिन्नता का कारण ये विविधता ही है।
और जीन विनिमय के कारण ये उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल जो है, इन्हें आनुवंशिकी का जनक माना गया इनकी मृत्यु के बाद। तो मेंडल के द्वारा किए गए शोध कार्य, उनके द्वारा किए गए प्रयोग और उनके नियम और सिद्धांत के बारे में हम इस बिंदु के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडल का जीवन परिचय है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मेंडल का जो जीवन परिचय है उसको संक्षिप्त में लेंगे। सबसे पहले जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 जुलाई 1822 में। 18 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान है वो ऑस्ट्रिया महाद्वीप के सिलसिया प्रांत के हेजनड्रोप प्रांत के सिलसिया ग्राम में हुआ। प्रांत के सिलसिया ग्राम में हुआ। ये सिलसिया ग्राम वर्तमान में मोहराविया के नाम से जाना जाता है, जो कि चेकोस्लोवाकिया जो गणराज्य वहां पर स्थित है। तो स्थान का इतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद बात करें कि इनका अध्ययन कार्य कब पूरा हुआ, तो इनका जो अध्ययन कार्य है वो 1842 तक चला और इन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक डिग्री ग्रहण की थी। दर्शन शास्त्र में स्नातक किया था। फिर उसके बाद बात करते हैं चर्च के अंदर इनकी नियुक्ति। तो इनकी चर्च में जो नियुक्ति हुई थी वो 1843 में हुई। चर्च के अंदर पादरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया। जिस तरह अपने मंदिर में पुजारी होते हैं उसी तरह इनको चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। फिर इन्होंने चर्च में रहते हुए जो शोध कार्य किया था वो इन्होंने 1857 से 1865-66 तक किया। लगभग 8 वर्ष इनका शोध कार्य चला। फिर उसके बाद बात करें अपने शोध कार्य जिस पादप पर किया, वो पादप था इनका, वो था उद्यान मटर। उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने शोध कार्य किया। इस उद्यान मटर को पायसम स्टाइवम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पायसम स्टाइवम है। इनके शोध कार्य का जो शीर्षक था, यहां लिख देता हूं, इनके शोध कार्य का जो शीर्षक था, शोध कार्य का शीर्षक वो था पादपों में संकरण।
पादपों में संकरण। किसी भी शोध कार्य को करते हैं तो उसके लिए शीर्षक निर्धारित करना होता है, एक टॉपिक निर्धारित करना होता है। तो इनका जो शीर्षक था वो पादपों में संकरण था। फिर इन्होंने शोध कार्य का जो प्रकाशन करवाया था, तो शोध कार्य वहाँ की ऑस्ट्रिया की एक ऐसी जो संस्था थी जो वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन करती थी, तो उस संस्था का नाम याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक तो इनके शोध कार्य के वर्ष को याद रखना है कि कितने साल चला, ये भी इम्पोर्टेंट है। पादप का वैज्ञानिक नाम भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है। संस्था का जो नाम था या संस्था के समक्ष जो इन्होंने किया था, संस्था के समक्ष इन्होंने जो प्रस्तुत किया वो थी ब्रून सोसाइटी ऑफ ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये जो ब्रून शहर के अंदर थी, क्योंकि ये जो जिस चर्च में काम करते थे वो चर्च भी ब्रून शहर में था, तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये इस संस्था का नाम है जो वार्षिक पत्रिका नेचुरल हिस्ट्री, जो वार्षिक पत्रिका का पब्लिकेशन करती है। तो ये मैं अभी मिटो रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जन्म स्थान अध्ययन ये जर्नल बातें हैं, महत्वपूर्ण है। शोध कार्य का शीर्षक क्या है, कौन सी संस्था के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया, इस संस्था ने जो इस शोध कार्य का प्रकाशन किया, तो शोध कार्य का प्रकाशन सन 1865 और 66 के मध्य में इन्होंने किया। फिर उसके बाद मेंडल के द्वारा एक संस्था के अध्ययन कार्य करवाया गया, पढ़ाया गया टीचर के एज ए टीचर के रूप में। सन मृत्यु में इनका जो है मृत्यु जो हुई थी सन 1884 में इनकी डेथ हो गई। और जो मृत्यु का जो कारण रहा वो कारण वर्कक शोथ रोग था। मृत्यु का कारण था वर्कक शोथ रोग, वर्कक शोथ रोग। तो ये ध्यान दें, सबसे पहले हमने इनके जन्म के बारे में पढ़ा कि 18 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक हेजनरो प्रांत के सिल्सिया ग्राम में, जिसको मेहरोविया भी कहते हैं वर्तमान में, जो कि चेकोस्लोवाकिया गणराज्य में आता है। फिर उसके बाद इनका अध्ययन का जो वर्ष पड़ा, इन्होंने 1842 तक अपनी अध्ययन कार्य पूरा किया। दर्शन शास्त्र में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि इन्होंने अध्ययन कार्य पूरा करने के बाद ब्रून शहर के अंदर एक चर्च में एज ए पादरी के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। वहाँ पर रहते हुए इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर लगातार 8 वर्षों तक इन्होंने शोध कार्य किया। और 8 वर्षों का जो निचोड़ था, जो निष्कर्ष था, उन्होंने इस निष्कर्ष को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो एक संस्थान थी जो वार्षिक पत्रिका या शोध कार्य जो है उसका प्रकाशन करती थी, उनके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। और शोध कार्य का प्रकाशन 1866 में हुआ। उसके बाद में इन्होंने अपना अध्ययन कार्य, शोध कार्य बंद करके अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। और 1884 में इनकी किडनी खराब होने के कारण, वर्कक शोथ होने के कारण इनकी डेथ हो गई। तो ये मेंडल के कुछ
तथ्य है जो एक जर्नल है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम मेंडल के जीवन परिचय को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ें तो इनमें से भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि मेंडल ने जो मटर का पादप चयन किया, तो मटर के पादप में इन्होंने ऐसा क्या देखा। तो मटर के अंदर इन्होंने 34 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, जिनमें से बाद में इन्होंने केवल 7 जोड़ी ही रखे, और उन 7 जोड़ी लक्षणों के आधार पर इन्होंने अपने 2 प्रयोग किए। एक संकर संकरण क्रॉस जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और द्विसंकर संकरण प्रयोग, और 3 नियम दिए। इन पर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि मटर का जो पादप था, उस मटर के पादप का चयन क्यों किया, यानी प्रश्न ये बनता है कि मेंडल को और भी तो पौधे मिल सकते थे, मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो यानी अपनी अगली हेडिंग आती है कि मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन ही क्यों किया गया। मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन, तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में हमें कुछ बिंदु पढ़ने हैं। यानी इन्होंने क्या किया कि अपने अध्ययन कार्य में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो पहला कारण तो ये है कि मटर का जो पादप होता है 1 वर्षीय शाखीय पादप है, यानी एक छोटा सा पादप है, 1 वर्षीय है। 1 वर्ष में इसकी एक संतति पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, तो 1 वर्षीय शाखीय पादप है। जीवन काल अल्प है इसका। दूसरा, यह पादप स्थान कम घेरता है क्योंकि आकार में छोटा है, यानी मटर का पादप जो है स्थान कम घेरता है। और इसके अलावा मटर का पादप द्विलिंगी पादप है, जिसे उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलते हैं। द्विलिंगी पादप है, अर्थात इसके जो पुष्प होते हैं उनमें नर और मादा जनन अंग एक साथ पाए जाते हैं। तो इसमें सामान्यतः स्वयं परागण होता है, मटर के पादप में स्वयं परागण होता है, लेकिन हम शोध कार्य करने के लिए उसमें आवश्यकता अनुसार पर परागण भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य अवस्था में स्वयं परागण होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से पर परागण किया जा सकता है, यानी कृत्रिम परागण करवा सकते हैं, जिसे हम पर परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण करवा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें कि इसमें विपर्यासी लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक चयन होने का ये भी कारण था कि इसमें विपर्यासी लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो विपर्यासी लक्षणों को भी ध्यान में रखा गया। विपर्यासी लक्षणों की अधिकता भी इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात कि मटर का जो पादप का पुष्प होता है वो बड़े आकार का होते हैं, यानी पुष्प जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं, पुष्प बड़े आकार के थे। तो देखिए कि मटर का जो पादप है उसका चयन करने का कारण 1 वर्षीय है, तो 1 वर्ष के अंदर इसकी 1 से अधिक पीढ़ियों का अपने एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये स्थान कम घेरता है। तीसरी बात, इनको अपने छोटे स्थान पर अपने घरों में गमलों और क्यारियों में भी लगा सकते हैं। चौथी बात कि ये जो पादप है इसमें विपर्यासी लक्षण अधिक थे, और द्विलिंगी होने के कारण इसमें प्राकृतिक रूप से तो स्वयं परागण होता है, लेकिन हम कृत्रिम रूप से पर परागण भी करा सकते हैं विपुषण की क्रिया के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें कि इसके अंदर विपर्यासी लक्षण बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि मेंडल ने 34 लक्षण देखे थे, जिनमें से 7 जोड़ी लक्षणों का इन्होंने चयन किया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधों को चयन करने का कुछ ये कारण रहा, और इन कारणों के कारण मटर के पादप का चयन किया गया। अगला हमारा टॉपिक आता है कि जो विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे जिसके आधार पर मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। तो वो जो विपर्यासी लक्षण हैं
वो निम्नलिखित है। तो अभी अपने एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। इसमें एक लक्षण के दो विकल्पी जो रूप है, विपर्यासी रूप है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण जो 7 जोड़ी थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो था इसमें प्रभावी, क्योंकि 2 जनक होते हैं, एक तो प्रभावी जनक और दूसरा अप्रभावी जनक। 2 पौधे हमें लेने होते हैं संकरण में। अप्रभावी, प्रभावी वे होते हैं जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, और अप्रभावी वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रभाव नहीं दिखाते, यानी प्रकट नहीं होते। तो सबसे पहले इन्होंने जो लक्षण लिया वो लिया था पौधे की ऊंचाई या पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई में इसके 2 विकल्पी या 2 विपर्यासी रूप बनते हैं। एक तो होता है लंबा और दूसरा होता है बौना। बौना। दूसरा आता है पुष्प की स्थिति, यानी जो पौधे के ऊपर जो पुष्प लगते हैं उसकी स्थिति भी एक लक्षण है। तो पुष्प की स्थिति क्या थी? तो देखिए, पुष्प की जो स्थिति है, अगर कक्षीय है तो प्रभावी, यानी पुष्प जो होता है, पुष्पीय कलिका यदि पर्ण और तने के बीच में जो कक्षीय भाग में अगर खिलती है तो वो कक्षीय जो होता है वो प्रभावी है, और शीर्षस्थ जो है वो अप्रभावी है। फिर बात करें अपने तीसरा लक्षण, बीज का आकार। बीज का आकार, ये तीसरा लक्षण। अगर बीज गोल है तो प्रभावी, और यदि बीज झुर्रीदार हैं तो अप्रभावी। अगला पॉइंट आता है बीज का रंग, या अपने बात करें बीज चोल का रंग या बीज कवच का रंग। तो बीज कवच का रंग जो है हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। फिर बात करें अपने फली का आकार। तो फली का जो आकार है वो भी एक लक्षण था। इसका प्रभावी रूप जो था फूली हुई, प्रभावी और संकीर्णित जो होती है, पिचकी हुई या संकीर्णित अप्रभावी। फिर छठा बिंदु था बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग, तो बीज पत्र का जो रंग है, अगर पीला है तो प्रभावी और हरा है तो अप्रभावी। इसके अलावा एक लक्षण और है, पुष्प का रंग। अगर बैंगनी रंग है तो प्रभावी,
और सफेद है तो अप्रभावी। तो इन 7 लक्षणों को ध्यान में रख करके मेंडल ने अपने शोध कार्य किए और इन्हीं 7 लक्षणों को पहले तो इन्होंने एक एक लक्षण को आधार मान करके लिया और फिर उसके बाद इन्होंने 2-2 लक्षणों को लेकर के उनकी वसा गति का एक साथ अध्ययन किया और वो अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे। तो हम इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पादप की ऊंचाई यानी लंबा प्रभावी होता है, वो ना अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति कक्षीय और शीर्षस्थ होती है। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। बीज चोल का रंग हरा या पीला। फली का आकार फूली हुई संकीर्णित और एक फली का रंग है। तो ये जो मैंने 7 नंबर पे जो लिखा है, ये पुष्प का रंग कई किताबों में पुष्प का रंग जो है बीज चोल के रंग के स्थान पर लिया गया है। बीज चोल का जो रंग है इसमें थोड़ा चेंज करना है कि इसमें बीज चोल का रंग धूसर है, बीज कवच या बीज चोल का रंग धूसर है तो प्रभावी है और सफेद है तो अप्रभावी है। कई किताबों में कई लेखक पुष्प का जो रंग है उसको बीज चोल के स्थान पर लिया गया है। तो इसका मतलब इसमें 8 लक्षण हैं। 7 लक्षण होते हैं लेकिन एक लक्षण इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक था फली का रंग। फली का जो रंग है उस फली के रंग में हरा रंग जो है प्रभावी है और पीला जो है वो अप्रभावी है। यानी कई किताबों में पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज का आकार के बाद में फली का आकार और फली का रंग और बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग जो है वो देते हैं, लेकिन बीज चोल का रंग नहीं देते। लेकिन आपकी जो ये जो आरबीसी की जो बुक है उसमें बीज चोल का रंग दे रखा है, पुष्प का रंग नहीं दे रखा। लेकिन कुछ लेखक इसको भी पुष्प के रंग को भी इसके साथ समाहित करते हैं। वैसे 7 ही लक्षणों का चयन किया था, लेकिन एक लक्षण ये जो मैंने जो 7 नंबर पर लिखा है पुष्प का रंग जो बैंगनी और सफेद होता है इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। लेकिन पुरानी किताबों में कई अन्य जो प्रमाणित किताबें हैं उनके अंदर आपको पुष्प का जो रंग है वो आपको मिलेगा। यानी आपको याद करना है पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज चोल का रंग, फली का आकार, बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग। ये 7 पॉइंट आपको याद